अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है वो चैप्टर नंबर 8 उसमें अल्कीन्स जो हैं उनकी प्रिपरेशंस पढ़ी थी। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। हम इसको देखते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो अल्कीन्स होती हैं ये कलरलेस होती हैं, नॉन पोलर होती हैं और कंबेसिबल होती हैं। इसके अलावा इनकी जो फिजिकल स्टेट्स होती है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, जैसा कि क्रॉसपॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो सिंपलेस्ट हमारे पास अल्कीन्स होती हैं वो हमारे पास इथाइलीन है, यानी एसिटिलीन, प्रोपाइलीन है और ब्यूटीन है। ठीक है, ये हमारे पास गैसेस की शक्ल में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें 5 to 16 कार्बन तक जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और 16 से अबव जो है कार्बन वाले वो हमारे पास वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है, चाहे वो सॉलिड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा जो अल्कीन्स हैं इनकी स्ट्रोंगर स्मेल होती है देन क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन्स अल्केन्स की निस्बत। और इथाइलीन जो है ये स्वीट होती है और इसकी मस्टी अडोर होती है। तो ये हमारे पास थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे हमारे पास आ जाते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, कि अल्कीन्स जो है वो रिएक्ट कैसे करती हैं। तो अल्कीन्स की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं। और डबल बॉन्ड जो है उसमें क्या होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होते हैं। इट इज इजी टू ब्रेक द पाई बॉन्ड वाइल द सिग्मा बॉन्ड रिमेन इंटेक्ट। तो इसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं वो इजीली ब्रेक होते हैं, तो उसकी ब्रेकिंग की वजह से ही अल्कीन्स जो है वो क्या होती हैं, ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। द पाई इलेक्ट्रॉन इन द डबल बॉन्ड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। Alkenes are reactive toward electrophile, which are attracted to the negative charge of the pi electron. The pi bond will broken. Each carbon atom become an active site, which can form a new covalent bond with another atom. One pi bond is converted into two sigma bond. अब इसमें होता क्या है कि कार्बन जो है ना, कार्बन उसमें क्या है कि डबल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड में एक जो है वो हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या है, पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड जो है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये किसी सब्सटेंस स्पीशी के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो स्पीशी जो है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि वो इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जिस स्पीशी के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिएक्टिविटी होगी तो उसके साथ क्या होगा, एक हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा और वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो जो अल्कीन्स हैं इनमें क्या होता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना ये एक्सपोज होते हैं। इनके ज्यादा एक्सपोजर की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर आके अटैक करते हैं और इनको ब्रेक करते हैं और इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव होती हैं, किसकी निस्बत, अल्केन्स की निस्बत। आगे हमारे पास इसकी रिएक्शंस आ जाती हैं। तो अल्कीन्स की रिएक्शन की बात करें तो अल्कीन्स जो हैं वो एडिशन रिएक्शन देती हैं और दूसरी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन जो है ये क्या होती हैं, अगर देखें ये कुछ हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसके डबल बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन, जो अभी हमने रिएक्टिविटी की बात की, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास एडिशन रिएक्शन की है, हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन या एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारी रिएक्शंस हमारे पास एडिशन रिएक्शंस हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती हैं जो कि हाइड्रोक्सिलेशन है। इसके अलावा हमारे पास एपोक्साइडेशन है, यानी एपोक्साइड फॉर्मेशन है, ओजोनोलाइसिस है और पॉलीमराइजेशन है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं इसकी। अब अगर देखें हमारे पास इसका मैकेनिज्म क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिएक्ट कैसे करता है। देखें ये हमारे पास एक अल्कीन है, इसमें हमने कहा कि इसके पाई बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो एक कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो जिसके साथ ये अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल, उस कार्बन के तो चार बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, लेकिन दूसरी कार्बन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, बॉन्ड भी नहीं बनेगा।
तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और उसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। तो मतलब जब कोई इलेक्ट्रोफाइल के साथ पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक आयन बनेगा जिसे हम कार्बोकेटाइन कहेंगे। फिर क्या होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, वो क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन जो है यानी कार्बन जो है इसके न्यूक्लियाई के ऊपर अटैक करेगा और क्या करेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बना देगा। कि पहले जो है क्या होगा, अटैक ऑफ द पाई बॉन्ड ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, और क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। फिर एक न्यूक्लियोफाइल जो है उसका अटैक होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। कैसे, अब इसको हम रिएक्शंस की मदद से देखते हैं। पहले हमारे पास से एक रिएक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होती है कि आपने डबल बॉन्ड अल्कीन्स जो हैं उसमें क्या करने हैं, हाइड्रोजन को ऐड करने हैं और उसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, और ये किसकी मौजूदगी में होती है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। वो प्लाटिनियम भी हो सकते हैं, प्लाडियम भी हो सकते हैं, इसी तरह निकल हम जो है उसको भी यूज करते हैं। अब प्लाटिनियम और प्लाडियम जो है उस पे 25 to 90 सेल्सियस पे होते हैं, और निकल जो है वो 142 200, और सम बुक्स पे ये लिखा होता है 200 to 300 सेल्सियस पे इस पे रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम इन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि ये हमारे पास एक अल्कीन है, ये बॉन्ड्स जो है ना ये शो कर रहे हैं कि इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, हम जनरल फॉर्मूला लेके जो है ना रिएक्शन को कर रहे हैं। अब ये हमारे पास एक अल्कीन है, होगा क्या कि एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, वो बन जाएगा CH3। और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दूसरी कार्बन के साथ जाके लगेगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक निकल है। ठीक है, नॉर्मल निकल जो है उस पे 200 to 300 सेल्सियस टेम्परेचर होते हैं। हम यहाँ पे एक रेनी निकल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है ना वो कम टेम्परेचर पे भी हम कर सकते हैं। तो ये वही रिएक्शन दोबारा से दिया हुआ है कि हमने ये हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो इसमें क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो प्रोड्यूस इवॉल्व होती है। तो इसमें क्या है कि निकल प्लाटिनियम या प्लाडियम आप लेते हैं, आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि इसका एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो दोनों कार्बन के पास एक एक चला जाते हैं, और इस तरह से हमारे पास अनसेचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं। अभी मैंने रेनी निकल की बात की, हम उसकी बात करते हैं। अब रेनी निकल जो है ये क्या होते हैं, ये हमारे पास एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है जो कि कैसे बनते हैं, फाइन ग्रेन्स ऑफ निकल एल्यूमिनियम alloy developed in 1926 by Murray Rennie. It was initially designed for the hydrogenation of vegetable oil, but has since found application in various organic synthesis, particularly hydrogenation reaction। यानी इसका रेनी निकल जो है ना ये असल में हमारे पास क्या है, एक निकल एल्यूमिनियम अलॉय है। हम क्या करते हैं, उस निकल एल्यूमिनियम अलॉय जो होते हैं ना उसको हम कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो होता क्या है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो इस अलॉय में से एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और पीछे हमारे पास जो है वो निकल बच जाता है, और निकल जो है वो पोरस फॉर्म मिलती है हमें। तो हम कहते हैं हाईली पोरस फॉर्म ऑफ निकल इज कॉल्ड रेनी निकल। तो रेनी निकल जो है इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाते हैं पोर्स होने की वजह से। तो इस वजह से रिएक्शन जो है वो कम टेम्परेचर पे भी हो जाते हैं और क्विक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो ये एल्यूमिनियम, ये रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, और हमारे पास सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल्स कम यूज करेंगे तो हमारे पास सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन होगा। अगर हम सिंपल रिएक्शन लिखें तो उसमें हम यूज करेंगे निकल, ठीक है, उसके साथ एल्यूमिनियम यूज करेंगे और फिर उसको रिएक्ट करवाएंगे हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो निकल है ना ये इसमें से अलग हो जाएगा, और ये एल्यूमिनियम इस सोडियम ऑक्साइड जो है इसके साथ मिलेगा,
और एल्यूमिनियम सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। साथ में जो है हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होगी, और ये निकल अलग से हमारे पास मिल जाएगा। और इस निकल को हम रेनी निकल का नाम दे रहे हैं। और हमने कहा कि ये हाईली पोरस फॉर्म होती है निकल की, जिससे क्या होते हैं, रिएक्शन क्विक होते हैं और कम टेम्परेचर पे हो जाते हैं। तो अगर आप रेनी निकल का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो हमने बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की है, तो ये क्या होगी, कम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। तो ये रेनी निकल है और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। आपने क्या करने हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन इनको ऐड करने हैं। तो ये भी क्या, उसी तरह से जो अभी हमने फिनोमिना पढ़ा कि पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्ट करेगा, और पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी की वजह से हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा, और देन न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब होगा क्या कि अगर आप देखेंगे रिएक्शन, इसमें हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है। अब होता क्या है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जाके लग जाएगा। ठीक है, तो वो एक कार्बन के साथ लगेगा तो दूसरी कार्बन के साथ क्या होगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। यहां से ये हैलोजन जो है वो निकल गया अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन था वो निकल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास किसके पास आए, इस हैलोजन के पास। तो इस वजह से हमारे पास ये जो है एक नेगेटिव आयन बने। फिर क्या होगा, ये नेगेटिव आयन, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, और ये क्या करेगा, इस कार्बन के न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को जो है वो हम देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से, कि ये हमारे पास जो है आगे इस ये एग्जाम्पल आएगी, इसमें हम देखेंगे। उससे पहले जो है ना वो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ना अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो, जैसे कि अभी हमने बात की HCl की। अब ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, और अगर हमारे पास अल्कीन जो है वो भी अनसिमेट्रिकल हो, यानी डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे कार्बन जो है वो उनकी तादाद बराबर ना हो। ठीक है, तो वो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स कहलाएंगे। और जो रीएजेंट है, अब HCl उसके दोनों एटम्स डिफरेंट हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में अनसिमेट्रिकल रीएजेंट को आप जब ऐड करेंगे ना, तो इसमें से जो इस रीएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा, ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट इस रिएजेंट का उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन तादाद में ज्यादा होंगे। तो अगर देखें हमारे पास ये दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक 2 क्लोरोप्रोपेन और एक जो है वो 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये जो 1 क्लोरोप्रोपेन है ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होता हमारा ये वाला। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स जो है वो ये 2 क्लोरोप्रोपेन हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होता है। तो जहां पे भी आपके पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आ जाए और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हो, अल्कीन हो अल्काइन हो, आपने क्या करना है, मार्कोनिक ऑफ रूल्स को फॉलो करने, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, उस रिएजेंट के नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन के साथ ऐड करने जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या होंगे, पहले दूसरे की निस्बत क्या होंगे, कम होंगे, और हाइड्रोजन को उस कार्बन के पास भेजने हैं जिसके पास हाइड्रोजन पहले ही एक्स्ट्रा मौजूद होंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये रिएक्शन है आगे, हैलोजिनेशन, जो कि क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। आपने हैलोजन्स जो हैं इनको ऐड करने हैं अल्कीन्स में। ठीक है, अब ये किसकी मौजूदगी में होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसकी प्रेजेंस में होता है, इनर्ट सॉल्वेंट जो है, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होते हैं, और हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, या विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं कि ऐसे डाइहैलाइड जिसमें क्या साइड बाय साइड कार्बन के साथ जो है वो क्या लगे होते हैं, हैलोजन्स लगे हैं। एक हैलोजन लगा है एक कार्बन के साथ और नेक्स्ट कार्बन के साथ भी हैलोजन लगा हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। अब देखें इसमें क्या ये रिएक्शन कैसे होते हैं, कि इसमें भी क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड जो है ये एक ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, और इस और फिर दूसरा ब्रोमीन जो है वो भी एक कार्बन के साथ ऐड होगा, और एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन ऐड होगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और हमारे पास दो बॉन्ड्स है ना, तो दो बॉन्ड्स में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ये हमारे पास बनेगा।
ये रिएक्शन जो है इसको हम इस तरह से देखते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वेंस। ये रिएक्शन जो है इसमें थोड़ा सा इशू है। हम ये यहाँ पे देखते हैं इस रिएक्शन को। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे खत्म होना था, तो वो डबल बॉन्ड जो है वो मैंने लगाया हुआ है, तो हम इसको समझ लेते हैं आगे मैकेनिज्म से। ये आप देखें, ये रिएक्शन है हमारे पास। अब इस रिएक्शन में अगर देखें कि ये अल्कीन है, तो ये इस हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं जो कि सिमेट्रिकल हैलोजन है। तो आपने अभी पढ़ा था अनसिमेट्रिकल हैलोजन हो ना, तो हमारे पास क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनते हैं। तो जब सिमेट्रिकल होते हैं ना, तो उससे हमारे पास कार्बोकेटाइन नहीं बनता, हमारे पास इस तरह का आयन बनता है जिसे ब्रोमोनियम आयन कहते हैं। अगर क्लोरीन जुड़ा हो, क्लोरीन हैलोजन हम लेते हैं, तो वो क्लोरोनियम आयन बनना था। अब इसमें क्या होता है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरी ब्रोमीन के पास चले जाते हैं, अब वो ब्रोमाइड आयन बन जाते हैं और एक ब्रोमोनियम आयन बन जाते हैं। ये किस वजह से हुआ कि दोनों हमारे पास हैलोजन सेम है, यानी रिएजेंट हमारा क्या है, सेम है, आइडेंटिकल रिएजेंट है। अब ये ब्रोमोनियम आयन जो बनते हैं ना, तो इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, अब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस ब्रोमीन के पास चले जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास क्या होगा, 1,2-डाइब्रोमो इथेन कंपाउंड बन जाएगा। और ये जो ब्रोमीन जो है या ब्रोमिनेशन जो है, कि आप हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं किसको, ब्रोमीन को, तो इसको हम टेस्ट के तौर पे यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन। जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे, कि आप क्या करते हैं कि अल्कीन्स जो हैं वो इस ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, और इनका ऑरेंज सॉल्यूशन जो होता है कलर का, वो क्या होता है, ब्रोमीन सॉल्यूशन जो है, जो ब्रोमीन का सॉल्यूशन का कलर होता है ना, ऑरेंज या ब्राउन कलर, वो क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम अल्कीन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पे भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं एडिशन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स भी कहते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो ना अल्कीन्स को, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन एक एक कार्बन के पास चला जाएगा, और HSO4 ग्रुप जो है ना वो दूसरी कार्बन के पास चला जाएगा, और ये किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसको ऐड करेंगे। इसको हम रिएक्शन की मदद से देखते हैं कि इसमें क्या है कि हमारे पास ये एक अल्कीन है। अब इसमें ये हमारे पास रिएजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के पास जाएगा, और ये SO3H ग्रुप या HSO4 जो ग्रुप है, ये दूसरी कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है, आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो वाटर जो है, जब आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो वाटर जो है उसमें H और OH है। ठीक है, अब इसमें से वाटर में से H जो है वो इस HSO4 के साथ मिलेगा, और हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगा, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से प्रोड्यूस होगा। और ये OH जो है ये इस ग्रुप की जगह पे जाके ये लग जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अल्कोहल बन जाएगा। तो आप अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें, तो इस ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तो ऐड नहीं हुआ, वो तो एट द एंड जो है वो हमें वैसे का वैसे मिल जाते हैं। ऐड क्या हुआ, यहाँ पे वाटर जो है, वाटर में से OH ग्रुप ऐड हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि इससे क्या बना, एथानॉल। तो इस वजह से हम इस एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को कह रहे हैं कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स भी हम इसे कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर जो है वो एक्चुअल में ऐड हो रहा है। आगे हमारे पास रिएक्शन है वो है हाइड्रोक्सिलेशन, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ 1,2-डाइऑल। इसमें क्या होता है कि अल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड विद सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम परमैंगनेट टू ऐड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट डबल बॉन्ड्स ऑफ alkenes. The addition of hydroxyl group is called hydroxylation, and it gives vicinal diol. This is an important reaction for synthesis of diol. This reaction forms the basis of very useful analytical test known as Bayer test.
टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल। अब ये क्या कहा है कि अल्कीन्स जो हैं आप उनको ऑक्सीडाइज करवाते हैं किसकी मदद से? सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से, जैसा कि हमारे पास है पोटाशियम परमैंगनेट। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास अल्कीन में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऐड हो जाते हैं, तो इस वजह से हम इसे हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड बनते हैं इसको हम कहते हैं विसिनल डायोल। तो ये विसिनल डायोल को बनाने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें आप क्या करते हो, 1% अल्कलाइन के MnO4 सोल्यूशन यूज करते हो, तो इस वजह से हम इसे बायस टेस्ट भी कहते हैं। अब ये बाय टेस्ट किस लिए यूज होते हैं? ये अनसेचुरेशन जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। होता क्या है कि हमारे पास ये इथीन है, हम इसको KMnO4 और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि ये एक 1,2-डायऑल बनते हैं, साथ में मैग्नीज ऑक्साइड बनती है, साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होता है। होता क्या है कि ये KMnO4 जो है पोटाशियम परमैंगनेट, इसका पिंक सोल्यूशन होता है। तो हमारे पास अगर कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं ना, वो जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये एथेनॉल यानी 1,2-डायोल बनते हैं, तो इसका ये जो पिंक सोल्यूशन होता है KMnO4 का वो डिसअपियर हो जाता है। तो इससे हमारे पास ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा कंपाउंड जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला है, यानी अनसैचुरेटेड है, वो सैचुरेटेड नहीं है। अगर सैचुरेटेड होगा ना तो KMnO4 सोल्यूशन जो है वो पिंक का पिंक रहेगा, उसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बायस टेस्ट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास रिएक्शन है कंबशन ऑफ अल्कीन्स, के अल्कीन्स जो हैं ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं, रेडिली बर्न हो जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती हैं जब इनकी कंप्लीट कंबशन होती है। तो ये हमारे पास अल्कीन है, हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जब कंप्लीट कंबशन होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। अदरवाइज जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन ब्लैक, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। वो कब बनते हैं, जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो ये कंप्लीट कंबशन है, इस वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं। आगे हमारे पास रिएक्शन है एपोक्सीडेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड। अब इसमें क्या होता है कि 3 मेंबर रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन आर कॉल्ड एपोक्साइड। एपोक्साइड क्या होता है कि 3 मेंबर रिंग होते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो, उसको हम एपोक्साइड कहते हैं। अब एपोक्साइड फॉर्मेशन इज अ मेजर ऑर्गेनिक रिएक्शन। दे आर फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो हमारे पास एपोक्साइड बनते हैं। तो पहले हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, ये कंबशन पर, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये एपोक्साइडेशन जो है ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट epoxide at industrial scale is actually the simplest of all, ethylene oxide. It has numerous industrial application and is formed by catalytic oxidation of ethene by air. अब होता क्या है कि हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं, हम सिल्वर ऑक्साइड जो है उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ सिल्वर टू के साथ रिएक्ट करते हैं 250 सेल्सियस के ऊपर। तो होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इस यानी हम यहाँ पे ना नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड जो है ये हमारे पास होते हैं और नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो होता क्या है कि ये बॉन्ड जो है वो उस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना दोनों कार्बन जो हैं उनका एक एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना एक एपोक्साइड बन जाते हैं। इस एपोक्साइड्स को हम कहते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। तो ये एपोक्साइड फॉर्मेशन है जिसमें हमने क्या कहा कि सिल्वर ऑक्साइड जो है उसको कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक एपो ऑक्साइड बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोनोलाइसिस। इसमें हम क्या करते हैं, ओजोन के साथ यानी O3 जो है ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, इसके साथ हम रिएक्ट करते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देती है। इट अंडरगो द रिएक्शन विद अल्कीन, जिसमें क्या होता है, ब्रेकेज होती है बोथ सिग्मा एंड पाई कार्बन कार्बन बॉन्ड।
इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस और ओजोनेशन, और इसका प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हमारे पास ओजोनाइट होते हैं। ठीक है, जिसको फॉर्थर हम रिएक्ट करवाते हैं इनर्ट सॉल्वेंट्स के साथ। ठीक है, और हमारे पास क्या बनते हैं, एक एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिलते हैं। अगर देखें कि ये हमारे पास क्या है, एक अल्कीन है जो कि क्या है, इथेन। आपने क्या करना है, इसके साथ ओजोन को रिएक्ट करवाना है। जब आप ओजोन को रिएक्ट करवाते हैं ना, तो हमारे पास जो है ना वो बनते हैं मोल ओजोनाइट। वो कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, मैं बनाता हूँ अभी। वो कुछ इस तरह का होता है कि कार्बन है, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड रह गया। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है इस तरफ, और दो हाइड्रोजन इस तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे ये ओजोन जो है वो ऐड हो जाती है इस तरह से। तो ये हमारे पास बनते हैं, इसको हम कहते हैं मोलोजोनाइट। अब ये अनस्टेबल होता है, तो ये मोलोजोनाइट की रीअरेंजमेंट होती है, तो ये इस ओजोनाइड में चेंज हो जाते हैं, और ये ओजोनाइड आगे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। यानी होता क्या है कि ये H2O इस O के साथ मिलते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, H2O2, ये बन जाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो, इधर भी हाइड्रोजन हो, फिर क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है ना ये यहाँ से ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास बनेगा कार्बन। इस कार्बन के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन इधर लगा है, एक हाइड्रोजन इधर, और इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास ना एक एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरह जो है ये बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक होगा, तो इस तरफ भी कार्बन के साथ क्या, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो एक और हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ओजोनाइड जो है, जब हम आप उसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है, और साथ में क्या होते हैं, एल्डिहाइड बन जाते हैं। तो इस रिएक्शन में हमने क्या किया, ओजोन जो है उसको ऐड करवाया अल्कीन में, या ओजोन जो है उसकी रिएक्शन को देखा, तो इसको हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। आगे हमारे पास आ जाते हैं पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या है, होता है कि पॉलीएथाइलीन है। Polyethylene is made up by the polymerization of numerous ethylene units, के हमारे पास एक मोनोमर्स होते हैं, जैसा कि इथाइलिन। वो मोनोमर्स जो है वो मिलते हैं और एक बड़ा पॉलीमर बनते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और वो पॉलीमर क्या होते हैं, पॉली इथाइलिन। अब ये रिएक्शन जो होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए होता है, वे ऑक्सीजन पेरोक्साइड इज यूज्ड टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। जहां पे ऑक्सीजन या पेरोक्साइड को केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। इसी तरह इथीन इज एन इम्पोर्टेंट फीडस्टॉक फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस पॉलीमर्स इन केमिकल इंडस्ट्री। क्या आप इथीन से और भी बहुत से पॉलीमर्स बना सकते हैं, जैसा कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी तरह पॉलीइथाइलिन, पीई आर कॉमनली नॉन वर्ड्स इन आवर एवरीडे लाइफ। PV stand C stand for polyvinyl chloride, while PE stand for polyethylene. Both are the plastic and are used around us. अब ये दोनों पॉलीमर्स हैं जो कि किससे बनते हैं, इथाइलिन से। दोनों ही प्लास्टिक हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। हम इसको यूज में अभी देखेंगे भी। अब होता क्या है कि ये हमारे पास एक इथाइलिन है। ठीक है, ये मोनोमर्स हैं इसके। अब इनकी आपस में क्या होती है, कॉम्बिनेशन, ये मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, तो हमारे पास इस तरह रिपीटिंग यूनिट्स बनती हैं। ठीक है, और ये रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं, इस जिस ये हमने विनाइल क्लोराइड लिया है, उसके हमने मोनोमर्स लिए, तो उससे हमारे पास ये एक पॉलीमर बन रहा है, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कह रहे हैं, जो कि क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी, यानी प्लास्टिक है। ठीक है, अब इसमें जो है ना हमारे पास पॉलीमराइजेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है लो डेंसिटी, और एक जो है, यानी पॉलीमराइजेशन के नतीजे में हमें प्लास्टिक जो है ना वो लो क्वालिटी का भी मिलते हैं और हाई क्वालिटी का भी मिलते हैं। अगर देखें हमारे पास ये इथीन है, आप इसको ट्रेसिस 0.1% ऑफ ऑक्सीजन, 400 सेल्सियस, 100 atm प्रेशर, इस टेम्परेचर पे आप इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं,
और ये पॉलीइथाइलीन बनती है, पीई बनती है। तो ये जो पॉलीइथाइलीन मिलती है ना हमें, ये लो डिग्री की होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पॉलीइथाइलीन अच्छी क्वालिटी की मिले, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैटलिस्ट को चेंज करेंगे, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप कौन से कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं? एल्यूमिनियम डाइथाइल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। या आप क्या यूज करेंगे, टाइटेनियम, आप जो है एल्यूमिनियम जो है ट्राइथाइल यूज करेंगे, या आप टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से यानी यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एल्यूमिनियम ट्राई एथाइल लेना है, या आपने टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड लेना है। तो आप जो उसकी पॉलीमराइजेशन से आपको पॉलीमर मिलेगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी, उसको हम कहेंगे हाई डेंसिटी पॉली इथाइली। तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन था। आगे हमारे पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ अल्कीन्स। अगर हम अल्कीन्स की बात करें, अभी हमने कहा इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन आर द लार्जेस्ट वॉल्यूम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज्ड टू सिंथेसाइज वाइड वैरायटी ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स। अब देखिए हमारे पास ये इथाइलिन है, अगर हम इसकी हैलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो विसिनल डाइहैलाइड बनते हैं। इसी तरह अगर हम सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हम इथाइलिन ऑक्साइड यानी एपोक्साइड बना लेते हैं। अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन से हम पॉलीइथाइलिन पॉलीमर बना लेते हैं। इसी तरह अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, और उससे हमें क्या मिल जाते हैं, एल्डिहाइड मिल जाते हैं, जिसकी फोर्थर अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो उससे हमें एसिड जो है वो मिल सकते हैं। इसी तरह अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास अल्कोहल बनते हैं। और अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं ये जो ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारे पास ये एपोक्साइड बन रहे हैं। एपोक्साइड जो है इसकी डीप्रोटोनेशन करें तो उससे हमें जो है वो क्या मिलते हैं, एथाइलिन ग्लाइकॉल मिलता है। इसी तरह जो है ये इथाइलिन डाइक्लोराइड विसिनल डाइहैलाइड मिल रहे हैं, उसको अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आप उससे विनाइल क्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसमें दो टेस्ट पढ़े, एक केमेनोफोर के साथ और एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट। एक को बायर टेस्ट का और दूसरा ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। और दोनों ही किस लिए यूज होते हैं, अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए। और ओजोनोलाइसिस जो है ना वो डबल बॉन्ड की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये तीन टेस्ट आ जाते हैं, केमेनोफोर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और ओजोनोलाइसिस। केमेनोफोर ब्रोमीन वाटर जो है वो किस लिए यूज करते हैं, फॉर अनसैचुरेशन डिटेक्शन। और ओजोनोलाइसिस फॉर इसलिए डबल बॉन्ड की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। आगे फोर्थ है हमारे पास यूजेस हैं। पॉलीएथाइलीन अभी हमने कहा कि जो कि पॉलीमराइजेशन के नतीजे में हमें मिलती है। ये पॉपुलर प्लास्टिक है जो कि ग्रोसरी बैग्स में हम यूज करते हैं, शैम्पू बॉटल्स में यूज करते हैं, बच्चों के खिलौनों में यूज करते हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट उसमें यूज करते हैं, फिल्म रैपिंग और किचन वियर्स जो हैं इनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। पॉली इथाइ पॉलीथाइन क्या। इसी तरह हमारे पास पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। कि यह विनाइल क्लोराइड है, इसकी पॉलीमराइजेशन हम करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बनते हैं, जिसको हम फैब्रिक्स में यूज करते हैं जो कि वाटर प्रूफ होती हैं, जैसा कि कोट, शूज, जैकेट्स, अपर्स वगैरह, अप्रॉन्स हैं, बैग्स वगैरह हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक वायर्स इंसुलेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, या म्यूनसिपल या इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस हैं, या म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल जो वर्क्स होते हैं उसमें हम पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो पीवीसी पाइप्स ही होते हैं, वेस्ट वाटर को ड्रेन करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो है हम मुख्तलिफ जो है हाउस में पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं या एसेसरीज उनमें भी इसका प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सीलिंग टाइल्स जो हैं उसमें भी हम पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको हम जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज करते हैं इन हॉस्पिटल, और आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अभी आपने पढ़ा पॉलीथाइलीन, जो कि प्लास्टिक के तौर पे यूज होते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, जो कि आगे फोर्थ टॉयज, केबल बैग्स, बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो है मस्टर्ड गैस, इसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि वेपन के तौर पे यूज हुई कहाँ पे, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। अब देखें कैसे कि ये हमारे पास एक इथाइलीन है,
हम इसको क्या कहते हैं, H2Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। यानी हमने इसकी रिएक्शन करनी है किसके साथ, H2Cl2। तो हमारे पास ये एक कंपाउंड बनते हैं जिसको हम मस्टर्ड गैस कहते हैं, और साथ में जो है वो हमारे पास सल्फर जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो मस्टर्ड गैस है, इस असल में हम ये कह रहे हैं कि ये गैस नहीं होती, ये हाई बॉइलिंग लिक्विड होते हैं। इट्स नेम इज ड्यू टू इट्स मस्टर्ड लाइक अडोर। इसका नाम जो है वो इसके मस्टर्ड लाइक अडोर की वजह से। ये एक वेस्किनेटिंग एजेंट है, सब्सटेंस दैट काज ब्लिस्टर ऑन स्किन। यानी ये क्या कहते हैं कि जब आपकी बॉडी पे गिरते हैं या जब किसी की बॉडी पे गिरते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी है उस पे रेशा वाले दाने बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये वेस्किनेटिंग एजेंट है और ब्लिस्टर फॉर्मेशन का बायस बनते हैं। और ये हमारे पास एक मस्टर्ड गैस गैस नहीं है, ये एक हाई बॉइलिंग लिक्विड है। इट इज डिस्पर्स्ड एज मिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो ये हमारे पास जो है वो अल्काइंस जो हैं उनके कुछ यूजेस हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।